तो ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन प्यार क्या होता है? असली प्यार तो वही होता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जिसमें हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे आज वाला जो प्यार है, मुझे लगता है वो बहुत बदल गया है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स हमारे टाइम की सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जाने अनजाने में। दोनों पार्टनर्स ने आपस में बात कर ली है कि हम अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो दैट मीन्स कमिटमेंट तो हो गया है यहाँ पे। अगर हम वहाँ पे चीट करते हैं तो हम हमारी ड्यूटीज़ जो कहते हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और आइडली भगवद गीता तो कहती ही यही है कि हमारी ड्यूटीज़, हमारे ऊपर सबसे ऊपर चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है दैट इज़ आवर ड्यूटीज़। बहुत से लोग एक्चुअली बहुत सीरियस रिलेशनशिप में भी होते हैं, एंड व्हेन दैट रिलेशनशिप ब्रेक्स तो उसका जो पेन होता है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इवन टू लेट इट गो आफ्टर ईयर्स। आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आप एक रिलेशनशिप में हो ऐसे इंसान के साथ में जो आपके माइंड में है लेकिन असलियत में नहीं है, राइट? सो इट्स एन इमेजिनेशन ऑफ बीइंग इन द रिलेशनशिप, इट्स अ डिल्यूजन। चीटिंग का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई सी सो मैनी पीपल फॉरगिविंग देयर पार्टनर्स। चीटिंग के लिए वो एक दूसरे को फॉरगिव भी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये लो सेल्फ एस्टीम का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। कभी कभार चीटिंग के लिए आप डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, पर कभी कभार मजबूरी भी होती है। लव मैरिजेस के ज़्यादा डिवोर्स होते हैं अरेंज मैरिजेस से। रियली? बिल्कुल। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं वो एक रिलेशनशिप कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और एक थेरेपिस्ट हैं, और आज उनके साथ हमने बात की है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनती है, हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर यू, हाउ टू बिकम द राइट पार्टनर, एक सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिज के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, शादी करने से पहले आपको क्या चीज़ें अपने पार्टनर में देखनी चाहिए, क्या कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहिए। आज का पॉडकास्ट पूरा रिलेशनशिप्स पर होने वाला है। व्हाट इज़ लव एक्चुअली? देखिए, मैं बिलीव करती हूँ विद एज हमारी जो डेफिनेशन है लव की वो चेंज होती है। अट्रैक्शन को हम अलग नज़रिए से समझते हैं हर उम्र में। रिलेशनशिप में आना ही क्यों चाहिए? कुछ लोग ऐसे होंगे ऑडियंस में से जो ये बिलीव करेंगे कि मैं तो मैरिज के लिए बना ही नहीं हूँ, वो भी इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। तो आज आपको पूरा एक वेल राउंडेड पॉडकास्ट मिलने वाला है रिलेशनशिप के ऊपर, नो मैटर आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि प्यार में तो सभी बिलीव करते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक। और अब मैं आपको आज की गेस्ट से मिलवाने वाली हूँ जो पहली बार आपसे स्पीकिंग ट्री पर मिल रही हैं। वेरी गॉर्जियस, वेरी ग्रेसफुल एंड एक्सट्रीमली गुड एट व्हाट शी डज। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर मानसी कोठारी। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड बिकॉज लव एंड साइकोलॉजी ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं खुद बहुत पढ़ती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो हम लव से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। व्हाट इज लव? एंड दी वेरी फेमस बॉलीवुड डायलॉग, प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि डिफरेंट एज में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रेम की वो चेंज होती है, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज होता है, हम खुद बदलते हैं। तो एक रिलेशनशिप कोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यार क्या है और डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, हम किस प्रकार से एक ह्यूमन प्यार को एक्सपीरियंस करता है थ्रू आउट देयर लाइफ, बिकॉज आई फील हमारे पास पूरा जीवन है प्रेम को समझने के लिए। कितना ब्यूटीफुली आपने बोला, पूरा जीवन है प्रेम को समझने के लिए। प्यार की जो भाषा है ना वो हर उम्र में बदलती है, राइट? जब वो टीनेज में होते हैं तब वो एक प्यार होता है जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। दैट लव इज़ ब्लाइंड वाला लव होता है, ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, कुछ नहीं है, बस फीलिंग्स है, पागलों वाली फीलिंग्स है। जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड, आई डोंट नो, बट दैट व्हाट द लव इज़। उसके बाद में हम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं अपनी उम्र में, तब प्यार की डेफिनेशन बहुत बदल जाती है। बिकॉज इन दैट केस इट इज़ नॉट जस्ट इन्फैचुएशन टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल, इट इज़ मच मोर अलॉन्ग विद दैट। कोई भी जो रिश्ता होता है ना वो 3 स्टेजेस में आता है।
इन्फैचुएशन हो गया कि सब कुछ बहुत सुंदर है, बटरफ्लाइज भी हो रहे हैं और Violent. मिलने की इच्छा इतनी, मतलब वो सोच से ही आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा पावर कंट्रोल कि कौन किसका ज़्यादा पलड़ा भारी है रिश्ते में, कौन ज़्यादा सही है, किसकी ईगो की मसाज होनी है आज। दोनों सेम पावर में नहीं हो सकते। नहीं, तभी तो लड़ाइयाँ होती हैं। फिर तीसरा आ जाता है हमारा इंटरडिपेंडेंस कि भाई चलो मेरे अंदर 4 कमियां हैं, मेरे पार्टनर के अंदर 4 कमियां हैं, मैं उसकी कमी एक्सेप्ट करती हूँ, वो मेरी कमी एक्सेप्ट करता है और हम इस रिश्ते को आगे लेके जाते हैं। जी। तो ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन प्यार क्या होता है? असली प्यार तो वही होता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जिसमें हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। जैसे आज वाला जो प्यार है, मुझे लगता है वो बहुत बदल गया है। उसमें हम कंडीशंस है बहुत सारी, बहुत ज़्यादा कंडीशन है, मैनिपुलेशन है, इतना ओवर थिंकिंग है। आज उसने ये बोला है मानसी, अब इसका कैसे रिप्लाई करना है, आज ये हो गया अब क्या करना है, इतना सोच समझ के। ओरिजिनल प्यार जो होता है ना, उसमें इतना नहीं सोचते। पर आई थिंक अब वो प्यार होना ही बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत फेमस बॉलीवुड डायलॉग है कि प्यार दोस्ती है। मूवीज हमारी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा फॉर्म करती हैं, हमारा परसेप्शन मूवीज से बनता है। हमारी जो लव लैंग्वेज है वो भी हम कहीं ना कहीं सिनेमा से, बुक से इंस्पायर होके हम खुद को समझते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो उस कैरेक्टर ने एक्सपीरियंस किया। ये सेम कैरेक्टर्स हमें बहुत बार कहते हैं कि प्रेम सिर्फ एक बार होता है, एक इंसान से होता है। आप इससे भी एग्री करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ओके। आप बार बार भी प्यार में हो सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स मल्टीपल रिलेशनशिप्स नहीं करनी है कि एक ही टाइम पे आप 4 लोगों से प्यार कर रहे हो, तो वो प्यार नहीं है, फिर तो आप कुछ और ही ढूंढ रहे हो। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप प्यार कहें तो रोमांस वाला जो प्यार है, राइट, अगर आप हो किसी एक के साथ में रिश्ते में, तो ऑफ कोर्स आप उसी से ही कर रहे हो। पर ऐसा नहीं कि अगर वो रिश्ता टूट गया तो आप आगे किसी और से नहीं कर पाओगे। बस ये हो सकता है कभी कभार आप प्यार से रिश्ते को शुरू करते हो, कभी कभार आप रिश्ते को शुरू कर देते हो और प्यार अपने आप धीरे 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 उसके अंदर आ जाता है। वो चीज़ ज़रूर हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही इंसान से प्यार करते हो पूरी ज़िंदगी में। ये सब किताबी बातें या फिल्मी बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। और ये थोड़ा ऑब्सेसिव भी लगता है कि आप उस पैटर्न को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, कि आप किसी से गेट ओवर ही नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक इन द एंड पीपल आर हर्टिंग देमसेल्व्स इफ दे डू सो। हाँ, क्योंकि फिर तो आप ऑब्सेस हो रहे हो ना उसमें, रिलेशनशिप में अनरियलिस्टिकली आप ऑब्सेस हो रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ, वो कहते हैं ना, जुनून, उसके अंदर घुस रहे हो। क्या वो प्रैक्टिकल फिक्स है? मुझे नहीं लगता। इसी से हम बात करते हैं, बहुत से व्यूअर्स जो एज ग्रुप है, बहुत यूथ भी हमारे पॉडकास्ट देखता है, तो आई एम श्योर कि वो तो इससे डेफिनेटली अग्री करेंगे। एंड स्पेशली पीपल हु वांट टू गेट मैरिड sooner or later. How to find the right person for you? And ये कैसे पता लगेगा कि he is the one, she is the one for me? राइट पर्सन ढूंढने के लिए सबसे पहले खुद राइट माइंडसेट में आना ज़रूरी है। अगर आप ही बहुत ज़्यादा अभी क्लाउडेड माइंड में हो, दिमाग क्लियरली नहीं सोच रहा है, कोई जॉब पे बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोज़ के इश्यूज या स्ट्रेस की बात नहीं कर रही, मल्टीपल लेयर्स ऑफ इश्यूज चल रहे हैं आपके जॉब पे, तो अगर आप सही माइंडसेट में नहीं होगे तो आप ये सही डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। सही पार्टनर ढूंढने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट सही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, सही पार्टनर वो होता है जो मेरे नॉन नेगोशिएबल्स को मीट करे। हर किसी के माइंड में 5 नॉन नेगोशिएबल्स होने चाहिए। अगर वो 5 नॉन नेगोशिएबल्स सामने वाला मीट करता है किसी ना किसी पैरामीटर पे, कभी हो सकता है एक्सट्रीमली मीट कर रहा हो, कभी अगर थोड़ा कम भी मीट कर रहा है, बता दोगे, बस किसी ना किसी पैरामीटर पे, तो वो आपका सही पार्टनर है। तीसरी चीज़ बहुत सिंपल है, जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। कभी कभार आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके हाव भाव से समझ जाए, अज्यूम नहीं करे, समझ जाए। सो दैट अंडरस्टैंडिंग विच कैन कम अगर आप कम्युनिकेट कर पाओ। तो 3 पॉइंटर्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, that you have to become the right partner. Yes, you have to become the right partner and you are clear. You're not brain formed mind कभी भी नहीं सोच पाएगा कि उसको क्या चाहिए, फिर वो हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेगा। तो पहला, you need to be in the right mindset. Second,
Focus on your non-negotiables. What is it that you want in the right partner through the right relationship? तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू डेवलप होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग. कोई ऐसा पार्टनर है जिससे आप कम्युनिकेट करने में 4 बार सोच रहे हो, तो फिर तो वो राइट पार्टनर नहीं है. राइट. तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है सही पार्टनर के लिए. आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन? अक्सर है ना हम जैसे कहते हैं ना, एक सही किताब की पहचान उसके कवर को देख के नहीं करनी चाहिए. हम अक्सर जो पहली लेयर सरफेस लेवल इंसान की होती है ना, उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं. मान लो वो लुक्स है, कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे से बातें करता है, या कभी कभार मटीरियलिस्टिक चीज़ें, बहुत ही रिच है, तो आप उससे ही अट्रैक्ट हो जाते हो. वहीं पे गलत हो जाता है. और मेन गलत तब होता है जब आप भूल जाते हो कि आपको चाहिए क्या उस रिश्ते में. आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हो. हम यहाँ 2 चीज़ें हैं. एक जो हमने बात की कि चाहिए क्या, बहुत से लोगों को ना यही नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए. और दूसरा ये जो हम ऐसी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं कि यू नो समबडी सॉ गुड लुक्स एंड समबडी सॉ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वो लैक है, तो वो उसको उस पार्टनर से पूरा करना चाहते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन पीपल. बिल्कुल. अगर आप अपने लैक को कंप्लीट करने के लिए रिलेशनशिप में आ रहे हो तो वो तो अप्रोच ही गलत है. आपका पार्टनर आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं आ रहा है. आपका पार्टनर आपके कंप्लीट वर्जन को एंजॉय करने के लिए आ रहा है. ये ज़रूर हो सकता है कि हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, पर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको. आप इंट्रोवर्ट हो, आपका पार्टनर एक्सट्रोवर्ट है. एक्सट्रीम्स की बात नहीं कर रही, मीडियोकर एक्सट्रोवर्ट, मीडियोकर इंट्रोवर्ट, ठीक है. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. एक इंसान बहुत सारे लोगों में जितना कंफर्टेबल नहीं है, दूसरा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंफर्ट फील कराते हैं. विज़ा विज़ मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वॉइड है, इमोशनल वॉइड है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर उसे कंप्लीट करे. तो ये सेकंड वाला तो डिज़ास्ट्रस रिलेशनशिप है. अगर आपका पार्टनर, क्योंकि वहाँ पे होती है इमोशनल डिपेंडेंसी. इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, हम लूप में फंस जाते हैं. आप इमोशनली डिपेंडेंट हुए, आप एंग्शियस हो गए क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट है. एंग्शियस हुए तो आपने उसको पकड़ने की कोशिश करी. रिश्ते को जितनी टाइटली पकड़ोगे उतना ही वो आसानी से निकलेगा. बट मैम आई थिंक बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि अगर कोई हमारा पार्टनर है तो उससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए, सेंस ऑफ अटैचमेंट के लिए हम उस पर डिपेंडेंट हैं, और उससे हर्ट होना या अफेक्ट होना किसी लेवल तक सही है, क्योंकि दैट्स व्हाट मेक्स अस फील कि वो पर्सन हमसे बिलोंग करता है. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. अगर जिस मैरिज में लड़ाई नहीं है, मतलब वो मैरिज ही, लड़ाई मतलब जानवरों वाली लड़ाई नहीं, पर एक तू मैं कुछ डिसएग्रीमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं. तभी पता चलेगा कि आपकी रिलेशनशिप कैसी कर रही है. यू आर गेटिंग इम्पैक्टेड सामने वाले से. लेकिन जो सवाल आपका है उसके अंदर बस मैं ये बोलूँगी, इतना वॉइड पे अगर डिपेंडेंट रहोगे तो वो तो आप अपने आप को कंप्लीट कर रहे हो ना उस इंसान के साथ. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि ये मेरी सेफ स्पेस है, मेरे साथ कोई खड़ा है, लेकिन वो मुझे कंप्लीट नहीं कर रहा है. मैं तो कंप्लीट हुई, वो मेरा कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर रहा है मेरे साथ. वो मेरा कंपेनियन है. मैम आई थिंक हमारे पास ना पूरी लाइफ होती है खुद को कंप्लीट करने के लिए. आई फील एक सर्टन मोमेंट पे हम कंप्लीट नहीं होते हैं. बहुत से लोग अपने अंदर वो कंप्लीशन फील ही नहीं कर पाते. दे हैव दैट अवेयरनेस कि आई हैव टू लव माई सेल्फ, मुझे खुद का ध्यान रखना है. ये सब जानते हुए भी वो सेंस ऑफ सेल्फ लव, वो सेंस ऑफ कंप्लीशन हो ही नहीं पाता है. क्योंकि वो सेंस ऑफ कंप्लीशन इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस. हम समझ नहीं पाते. हमें लगता है कि कई मेरी क्लाइंट्स बोलती है, मानसी आपने कहा था हॉबीज़ करने को, तो मैं 4 दिन गई ना, लेकिन मुझे अभी भी सेल्फ लव फील नहीं हो रहा है. तो 4 दिन से नहीं होता है. राइट. आपको सेल्फ लव या खुद की वर्थ बढ़ाने के लिए यू नीड टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ. यू नीड टू फोकस ऑन योर पर्पस. आपकी खुशी उस पर्पस से आ रही है, आपकी खुशी उस रिलेशनशिप से नहीं आ रही है. सो आइडली हो क्या रहा है, आपके पास भी पर्पस है. अब वो पर्पस आपका जॉब हो सकता है, वो पर्पस आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं, आपका पैशन भी हो सकता है. वहाँ से आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो. अब इस खुशी को शेयर किसके साथ कर रहे हो? इस पार्टनर के साथ.
अब इसी को उल्टा करके देखें, खुशी नहीं है, मैं आ रही हूँ इस रिश्ते में, क्यों? क्योंकि मुझे खुश होना है, तब वो प्रॉब्लम है। या और वो पर्पस आप उस रिलेशनशिप या फिर उस इंसान में ढूंढने लग जाते हो। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली आपने। जब आपका पर्पस ही वो रिलेशनशिप हो जाए ना, तो उससे बड़ा और कोई, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। या और लाइफ इतनी इम्बैलेंस हो जाएगी फिर। बिल्कुल। डेफिनेटली। नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट मिस्टेक्स, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल रिलेशनशिप्स। हाँ जी, प्लीज। क्योंकि हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स हमारे टाइम की सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं जाने अनजाने में। एक कार्मिक पर्सपेक्टिव से इसे समझते हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स क्या कर्म क्रिएट करते हैं? अगर हम रिश्ते में बंध गए हैं, जैसे कि मैरिज हो गई है, ठीक है, उसमें या आपने अपने मन में सोच लिया है, दोनों पार्टनर्स ने आपस में बात कर ली है कि हम अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो दैट मीन्स कमिटमेंट तो हो गया है यहाँ पे। अगर हम वहाँ पे चीट करते हैं तो हम हमारी ड्यूटीज़ जो कहते हैं उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल। और आइडली भगवद गीता तो कहती ही यही है कि हमारी ड्यूटीज़, हमारे ऊपर सबसे ऊपर चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, दैट इज़ आवर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर लव्ड वंस, ठीक है। सो कार्मिक बंधन तो ये बंधा कि मैंने मिसट्रस्ट किया। दूसरी चीज़ जिनको हम कार्मिक रिलेशनशिप्स कहते हैं, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स ना आते ही इस तरीके से, वो या तो आपको तकलीफ़ देने के लिए आएंगे, या वो आपकी दुनिया एकदम से पलट देने के लिए आएंगे, हिलाने के लिए। बिल्कुल जैसे होता है ना, किसी को आपने पकड़ के यूँ झंझोड़ दिया है, वो कार्मिक रिश्ते इसी तरीके से आते हैं, वो आपको हिला देंगे। आप इतना जब तक आप उस रिश्ते में रहोगे ना, आपका दिमाग इतना अनसेटल्ड रहेगा। ये होती है हमारी कार्मिक रिलेशनशिप। कभी कभार कार्मिक रिलेशनशिप कुछ अच्छे के लिए भी आती हैं। लेट्स से मान लो आप बहुत ही नेगेटिव जोन में हो अपनी ज़िंदगी में, तो वो कार्मिक बंधन आपको उस नेगेटिव से निकाल देता है। वो उसकी ज़िंदगी का पर्पस होता है, जस्ट टू हेल्प यू। और अगर वो रिलेशनशिप ही नेगेटिविटी लेकर आए लाइफ में तो नेगेटिव, फिर तो वो मैं तो बोला ही आपको, या तो वो पेन के लिए लेके आएगा, या आपको हिला देने के लिए लाएगा, या आपकी पूरी दुनिया ऊपर से लेके नीचे तक हिला देगा। और वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, जैसे मेरे कई क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं, मानसी वो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है, यू नो, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि वो होएगा, यू नो, एक्स्ट्रा मैरिटल्स मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं फील हुई, फिर भी हो गया। ये हमारे कार्मिक बंधन है। जैसा हमने बात की कि हो गया, आई थिंक अभी के टाइम में ना पीपल आर नॉट स्कैर्ड टू लूज पीपल। लोग ये कहते हैं कि आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है एंड आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वैरायटी बहुत है, देयर आर मल्टीपल फिशेस इन द पॉन्ड एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल। कि मैं तो मेरी आइडेंटिटी में एकदम श्योर हूँ, तो मुझे कोई भी मिल जाएगा। इसीलिए पहले लोग जिस प्रकार रिश्ते को बांधने में बिलीव करते थे, आजकल लोग बहुत इजीली गेट ओवर कर जाते हैं, किसी को भी छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी यहाँ पे, क्योंकि आजकल भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। टॉक्सिक होती जा रही है रिलेशनशिप, लेकिन आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो, आप उसको लेके ही बैठे हुए हो। कई बार तो हम भी एज थेरेपिस्ट हमें हेल्प करनी पड़ती है, यू नो, टू कम आउट ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जो आपने पहली वाली बात बोली वो बिल्कुल सही है। इतनी सारी ऐप्स हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि कुछ तो बेटर मिल ही जाएगा, मैं यहाँ पे क्यों परेशान हो रहा हूँ या और हो लोग रही हूँ। बहुत इजीली बोर भी हो जाते हैं इंसान से। अगेन, क्योंकि बहुत इजीली बोर तो इसलिए भी होते हैं क्योंकि पेशेंस इतना कम हो गया है। पेशेंस कम हो गया है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पर मैं आपको ये भी बता दूँ, इतने ऑप्शंस हैं, फिर भी कितने क्लाइंट्स हैं जो मुझे बोलते हैं, मानसी सही पार्टनर कहाँ मिलता है। ऐप्स पे चले गए, सारे नेटवर्क जब के सोशल इवेंट्स हो गए वहाँ चले गए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो वैसा नहीं है, बिकॉज हम अदर साइड ऑफ द टेबल पे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें नज़र आ रहा है कि ना लोगों से रिश्ते छोड़े जा रहे हैं। ये ज़रूर होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर ढूंढने जाओ तो उन लोगों को नहीं मिलता है। आपने कहा कि बहुत से लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं। हाँ जी। फॉर माय व्यूअर्स आई वुड लव टू नो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से इजीली कैसे लेट गो किया जाए, क्योंकि आपने कहा दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू डू।
क्योंकि वो हमें बांध के रखती हैं ऐसी रिलेशनशिप। बिल्कुल। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं सबसे पहले ही बोलूँगी, यू नीड टू नो कि ऐसा आपके अंदर क्या कमी हो रही है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें सबसे पहले हो गया है, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए, अपनी लाइफ पूरी एनालाइज करिए कि ऐसा क्या हो रहा है। देन इज सेल्फ अवेयरनेस। इमोशंस ऊपर नीचे तो हो रहे हैं, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि लगेगा थोड़ा सा टाइम। हम क्या होता है, आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो उस पार्टनर पे, जैसे ही हमने उस पार्टनर से निकलने की कोशिश करी, एक बार तो हिलेगी ना लाइफ, वो हिलने वाली चीज़ हमें पसंद ही नहीं है, हम वापस उस रिलेशनशिप को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर सम टाइम। देन इज सेल्फ कंट्रोल। What do you mean by self-control here? Controlling your emotions, emotional regulation through various practices. Then is self-love. तो ये 4 चीज़ें आप करोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड देन सेल्फ लव. दिस विल एम्पावर यू, दैट इज़ द राइट वर्ड, दैट विल एम्पावर यू टू, इसमें से मैं इतना कुछ झेल रही हूँ, इससे बेटर तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ. आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी लेट गो नहीं कर पाते। लेट्स टॉक अबाउट हार्ट ब्रेक, हाँ जी. क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअली बहुत सीरियस रिलेशनशिप में भी होते हैं, एंड व्हेन दैट रिलेशनशिप ब्रेक्स तो उसका जो पेन होता है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इवन टू लेट इट गो आफ्टर ईयर्स. और कभी कभी मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि लोग ऐसे लोगों से कनेक्टेड होते हैं या अटैच्ड होते हैं हु नेवर एक्चुअली बिलोंग टू देम इन द फर्स्ट प्लेस. उनके दिमाग की इमेजिनेशन होती है कि दैट पर्सन बिलोंग टू मी. इट्स बेसिकली द आइडिया ऑफ, आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आप एक रिलेशनशिप में हो ऐसे इंसान के साथ में जो आपके माइंड में है लेकिन असलियत में नहीं है, राइट? सो इट्स एन इमेजिनेशन ऑफ बीइंग इन द रिलेशनशिप. इट्स अ डिल्यूजन, राइट? Delulu, if I say in Gen Z आपने अपनी एक दुनिया बसा ली है और अब आप उसी दुनिया में रह रहे हो. अब वो दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी, और वही सबसे डिफिकल्ट और वही, एंड यू नो व्हाट, आप उस दुनिया में हो क्योंकि आपको पता है कि इमेजिन करना तो आसान है, एफर्ट्स भी नहीं मारना पड़ रहे हैं. सिर्फ इट्स लाइक अ कंप्लीट डिल्यूजन, एवरीथिंग इज, सब कुछ इतना सुंदर है और उस डिल्यूजन में सब कुछ रोजी है, लेकिन हकीकत में आओगे तो आपको एफर्ट्स डालने हैं. एंड दैट इज, कई लोग होते हैं जिनको एफर्ट्स नहीं डालने रिलेशनशिप में. सो इट्स वेरी, काफ़ी खूबसूरत होता है रोमांटिसाइज करना रिलेशनशिप को बिना एफर्ट्स डाले. और कई लोगों को ये प्रॉब्लम है एक्चुअली. तो उन्हें आप क्या एडवाइस करती हैं? सबसे पहले उनका डिल्यूजन हटाना पड़ता है कि ये कैसे हटता है डिल्यूजन? समझा के कि ये सच नहीं है. कहाँ है, कब उसने लास्ट टाइम तुम्हारे पास बैठ के बात करी थी? कभी भी नहीं. कब पलट के, बस जवाब में क्या मिलेगा, लेकिन उसने पलट के देखा था. हाँ, उसने एक रिप्लाई पलट के तो 5 लोग थे वहाँ पे, आपको देखा नहीं, पता नहीं. वो तो हमारा दिमाग, हम जो सोच रहे हैं ना, हमें लगता है कि वो सच है पर वो सच नहीं है. दैट्स व्हाट डिल्यूजन इज. मैम, एक स्पिरिचुअल एंगल की अब हम बात करते हैं. स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि वी आर होल, वी आर कंप्लीट विद इन आवरसेल्व्स. अगर ऐसा है तो हमें एक पार्टनर की क्या ज़रूरत है? बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ. बिल्कुल. सो इसीलिए मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी रिलेशनशिप से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको सिर्फ यही नहीं सिखाता है कि आप यू आर होल, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाता है ताकि आप रिलेशनशिप को मैनेज कर सको. बट लाइक आई सेड, लाइफ एक बहुत बड़ी जर्नी है और हमें उस जर्नी को और सुंदर बनाने के लिए एक कंपेनियन की ज़रूरत है जिसके साथ में हम अपनी खुशियाँ बांट सकें. और ये डिपेंडेंसी नहीं है, खुशियाँ शेयरिंग है, जिसके साथ में हम खुशियाँ बांट सकें, जिसके साथ में जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक यूनिट बनते हैं, तो हमारे एक गोल्स सेट हो जाते हैं लाइफ के कि वो यूनिट घर खरीदेगी, वो यूनिट अपनी फैमिली बनाएगी. उसके थ्रू स्पिरिचुअलिटी तो एनीवेज कहती है कि यू नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर योर गोल्स इन लाइफ. आप यूनिट बने, आपने गोल सेट करे और फिर टुगेदर कोलैबोरेटिवली एक टीम की तरह आप आगे बढ़ रहे हो उन गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी से आप कंप्लीट हो रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप से
कंपेनियन मिल रहा है जिसके साथ में ज़िंदगी खूबसूरत हो रही है। अब वो कंपेनियन ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ व्हाट सेल्फ सफिशिएंसी इज, कि वो है नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर है तो ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत है। अगर सही है सही है तो ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत है। डेफिनेटली, आई एग्री। एक उस एज में है जहाँ पे दे वांट टू गेट इनटू अ मैरिज, और जैसा आपने कहा पर्पस बहुत अच्छा होता है मैरिज का, जब हम विजन रखते हैं कि आई वांट टू मेक माय लाइफ बेटर, आई वांट टू शेयर द गुड थिंग्स ऑफ माय लाइफ, द बैड बिल्कुल। थिंग्स ऑफ माय लाइफ विद समबडी। क्या राइट एज है शादी की? ऑल्दो आई नो ये बहुत सब्जेक्टिव है, बट ऑन अ जनरल लेवल मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी। अभी का जो करंट सिनेरियो है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आप एडवाइस करती हैं, उसके बेसिस पे मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिज? बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैरिज की कोई राइट एज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप रेडी हो, ओनली देन यू गेट मैरिड, राइट? बिकॉज अगर मान लो हम 25 साल के हैं और हमें लगता है मुझे शादी करनी है, लेकिन फिर बाद में लगता है कि अरे वो डिसीजन तो मैंने बहुत जल्दी ले लिया, मैंने तो दुनिया ही नहीं देखी थी। सो जब आपको लगे ना कि मैं रेडी हूँ टू कमिट एंड टू गो टू दी अनदर स्टेप ऑफ माई लाइफ, लेकिन एक बेसिक इंग्रेडिएंट ज़रूर बोलूँगी शादी तक पहुँचने के लिए, अपने आप को, चाहे वो मैन हो या विमेन हो, जस्ट सेटल इन योर लाइफ, हैव फ्यू एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल, ताकि आपका माइंड का थोड़ा होराइजन ओपन अप होए, एंड यू आर देन ओपन फॉर द मैरिज एज अ सेटअप, राइट? देन यू आस्क कि सही मिक्सचर क्या है, Exactly, कि राइट? क्या क्वेश्चंस आपको क्या मसाले पूछने डालने चाहिए हैं हमें जब आपको एक उसमें? पार्टनर मिलता है, तो क्या क्वेश्चंस उससे पूछने चाहिए, क्या देखना चाहिए उसकी फैमिली में भी? आजकल तो सवाल पूछते ही नहीं है, बट जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आपको नॉन नेगोशिएबल्स क्लियर होने चाहिए कि भाई ये नॉन नेगोशिएबल्स हैं, मुझे ये मैरिज में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब हम एक मैरिज को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, कभी कभार हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, एक उस पॉइंट पे टिकना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें भी लेके आते रहते हैं, फिर तीर मारते रहते हैं अपने पार्टनर पे, वो होता है अटैक, पार्टनर खेलता है डिफेंस। उसकी जगह नोशंस पे मत रहो। अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई के ऊपर फोकस करो, जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हैप्पी मैरिज। सेकेंड थिंग, इंडिविजुअल को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। दैट्स व्हाट पीपल डू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि है, मैं इसे हील कर दूंगी, मेरा प्यार इसे बदल देगा। आपको उसका ना हीलर बनना है, ना आपको उसका थेरेपिस्ट बनना है, ना ही आपको उसकी मदर या फादर बनना है। आपका रोल जो है पार्टनर वाला रोल है, तो आप प्लीज़ उसी रोल पे रहो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं इवॉल्व होने में, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। इन दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। चेंज अगर आप सजेस्ट कर रहे हो कि यार तो इस चीज़ को ना ऐसे कर ले, तो मुझे चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, ये चेंज नहीं है, इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन 2-3 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी खुद की इनर कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर कुछ है तो प्लीज़ खुद से सॉल्व करो, उसको मैरिज के ऊपर लेके मत आओ, या मैरिज को एक साधन मत बनाओ कि आपकी इनर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ठीक होगी। जैसे मान लो कि कोई भी ट्रॉमा है आपको, लेट्स से, अक्सर मैं अपने काउंसलिंग केसेस में देखती हूँ कि बच्चे जो थोड़े से डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं, कि पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे, राइट? अब शादी हो गई, अगर एक दिन हस्बैंड ने थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोल दिया, यू आर ट्रिगरिंग माई ट्रॉमा, अरे बेनिफिट ऑफ डाउट तो जानबूझ के नहीं कर रहा है, राइट? और अपने ट्रॉमास को आप क्यों ट्रिगर हो रहे हो इतनी जल्दी? उसको भी थॉटफुल होना है और आपको भी समझना है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। दिस इज़ व्हाट मैरिज इज़, ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला जानबूझ के नहीं कर रहा है, गलती से हो गया। गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। व्हाट डू यू थिंक कि अभी के समय में क्या बहुत ही रेलेवेंट मैरिज प्रॉब्लम्स होती हैं? फर्स्ट इज, आई थिंक पीपल आर लूजिंग पेशेंस, ओके, राइट? बहुत कम हो गया पेशेंस, बिल्कुल। दूसरा, सोशल मीडिया, एक्सपेक्टेशंस टू अनदर लेवल। आपने देख लिया कि भई आपकी फ्रेंड के हस्बैंड ने
बहुत ग्रैंड आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया है और आप वही सेम प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करने लग गए हो, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. इनफिडेलिटी, राइट. चौथी चीज़ है फिनेंसेस भी. कई बार होता है कि आपके खुद के कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं और वो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर उसको पूरा करे, तो फिर वो प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, राइट. लास्ट थिंग इज, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया वो ट्रॉमा भी आता है इस रिलेशनशिप के डायनामिक्स में. लेट्स से आप ही ने ही पास्ट में कभी चीटिंग एक्सपीरियंस करी है, तो अब आप इनसिक्योर हो गए हो. अब आप इनसिक्योर हो गए हो, अब आप रिलेशनशिप पे उस इनसिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो फिर वो मैरिज हिलेगी. सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट आई एम सीइंग दीस डेज. ओके, फर्स्ट ट्रॉमा की ही बात करते हाँ हैं. जी. ट्रॉमा को कैसे हील कर सकते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं बोथ द पार्टनर्स कोई ना कोई ट्रॉमा तो हमारे पास्ट का कैरी करेंगे ही. तो उसे फिक्स कैसे किया जाए बिफोर गेटिंग इनटू अ यूनियन? Of course you need to go to therapist, right, psychologist, understand कि वो trauma कहाँ से आ रहा है, उसका impact कितना ज़्यादा है. Get yourself healed. There are various therapeutic tools and techniques. Cognitive behavioral therapy है, past life regression है, hypnosis है. एक बार आप heal हो गए हो ना, उसके बाद में concept आता है positive psychology, which ensures that you are a happy soul. Positive psychology ने happiness की equation दी है, जिसको हम कहते हैं परमा, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन कि भाई प्लेजर्स हैं लाइफ में, साथ में इंगेजमेंट है जहाँ पे आप अपने 100% एफर्ट डाल रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, यू आर एडिंग मीनिंग इन लाइफ, अपने पर्पस के लिए काम कर रहे हो, छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको हैप्पीनेस देते हैं. पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक्चुअली आना सिर्फ इसीलिए है कि जब कोई भी इंसान नेगेटिव से न्यूट्रल आ जाए, तब पॉजिटिव साइकोलॉजी से वो पॉजिटिव वेलबींग की तरफ मूव हो जाए. अपने आप ट्रॉमास, जब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है ना, ये ट्रॉमास एकदम छोटे होके साइड में घुस जाते हैं, फिर ये आना बंद कर देते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल योर पास्ट ट्रॉमास. ओके, आपने एक बात कही, इनफिडेलिटी, चीटिंग, जो कि मैरिज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है. आपने बताया कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैरिजेस आर नॉट वर्किंग दिस डेज. और एक और कॉन्सेप्ट है ओपन रिलेशनशिप का. आई थिंक लोग ना आजकल बहुत नई नई टर्म से अवेयर हो रहे हैं. बिल्कुल. और उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ओपन मैरिजेस एग्जिस्ट, तो व्हाई नॉट, तो क्यों ना हम भी इन्हें एक्सेप्ट कर लें. तो चीटिंग को आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, जैसा आपने मुझे ऑफ द कैमरा कहा था कि चीटिंग का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई सी सो मैनी पीपल फॉरगिविंग देयर पार्टनर्स. चीटिंग के लिए वो एक दूसरे को फॉरगिव भी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये लो सेल्फ एस्टीम का एक बहुत बड़ा सिग्नल है. कभी कभार चीटिंग के लिए आप डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, पर कभी कभार मजबूरी भी होती है. If you have a family together, you don't want kids to get impacted, right? तो जब बच्चे आ जाते हैं ना पिक्चर में, सिचुएशन में, तो आपका देखने का नज़रिया केस का बहुत बदल जाता है. पर अगर बिफोर किड्स यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, देन दैट इज अ प्योर साइन ऑफ लो सेल्फ एस्टीम. यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, राइट? व्हाई टू डू दैट? तो ये चीज़, ओपन मैरिज, ट्रस्ट मी, जितना ल्यूक्रेटिव साउंड करता है ना, उतना ही टॉक्सिक सेटअप है. बिकॉज आई हैव हैड सीन मल्टीपल केसेस ऑफ ओपन मैरिज, बट दे हैव स्टिल कम फॉर द काउंसलिंग, क्योंकि रहते तो एक ही छत के नीचे. अब है ओपन मैरिजेस, पार्टनर इज इन्वॉल्व, दोनों पार्टनर किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व है. कहीं ना कहीं हम इंसान हैं अभी भी, बुरा तो लगता ही है, इमोशनल इंटेंगलमेंट होती ही है, फिर वो लड़ाई होती है. तो देख कम कि भाई अब क्या हो रहा है, अब तो मैरिज भी ओपन हो गई है, अब तो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स मिल गए हैं दोनों को, फिर भी हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो ये ओपन मैरिज जितना ल्यूक्रेटिव साउंड करता है, इट्स अ वेरी टॉक्सिक सेटअप. उससे बेटर तो ये है पार्ट वेज. मैम, जितना ग्लोरीफाई किया जाता है ओपन मैरिजेस को इंडिया में भी, क्या उतनी एग्जिस्ट करती हैं सच में? नहीं, सीरियसली इट्स नॉट दैट. पीपल डू कंटेम्पलेट, हिम्मत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है. ओके, सो आई थिंक जितना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम बहुत बात कर रहे हैं उसके बारे में, पर मैं आपको नंबर भी दे सकती हूँ. आई थिंक इन लास्ट, अगर मैं कोविड के बाद की ही साल दूँ, तो आई थिंक आई हैव मेट
maybe 10-15 cases of open marriage. That's it. Okay. And they are here because they want to, their parents, they are here for that. Okay. So that they can coexist normally. Hmm. So open marriages नहीं है इतनी ज़्यादा. Do you think marriages are made in heaven? If yes, तो इतने divorces क्यों होते हैं फिर? और स्पेशली जैसे हमने लव मैरिज की बात की कि दो लोगों ने एक दूसरे को खुद ही पहले चुना, and then after some time they get so bored with each other, and which leads to divorce, which leads to separation. I think divorces are not because of they're bored of each other. That's not there. Divorces are for One of the various, reasons. yeah, that can be one of the reasons, but it's a very small contributing reason. I think the main reasons are that you start disrespecting the person. कभी कभार ये होता है, यहाँ पे ना एनर्जीज का भी बहुत कॉन्सेप्ट अभी it's pretty new, but lot many times you see if the female is high on masculine energy, she is not able to respect a guy who is high on feminine energy. सेम उल्टा भी है, अगर किसी आदमी की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है और विमेन की मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो वो उसके लिए थ्रेट बन जाती है. तो ये तो बहुत बड़ा रीज़न है डिवोर्सेस का, क्योंकि विमेन फिर डिसरिस्पेक्ट करती है. और डिवोर्सेस के इन-लॉज भी रीजंस रहते हैं इंडिया में. मतलब यूएस में इनफिडेलिटी और फिनेंसेस टॉप 2 रीजंस है डिवोर्सेस के. इंडिया में फिनेंसेस, इनफिडेलिटी, फिनेंसेस एंड इन-लॉज. ओके. सो तीसरा रीज़न ये है. चौथा ऑफ कोर्स चीटिंग या कुछ हो गई एंड यू नॉट, इट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट योर वैल्यू सिस्टम, देन इट लीड्स टू डिवोर्स. उसके बाद में हो गया कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से पाला पड़ गया है, तो फिर लव मैरिजेस के ज़्यादा डिवोर्स होते हैं अरेंज मैरिजेस से. Really? बिल्कुल. आई वाज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड. मैं ये कंटिन्यूसली ये चीज़ देख रही थी और उसका रीज़न ये है, लव मैरिज में ना इंसान बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि ये तो मुझसे प्यार करता है तो ये सब जगह मेरा स्टैंड लेगा. और अरेंज मैरिज में आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम होती हैं. दूसरा, यू आर वेरी ओपन माइंडेड कि जो भी आ रहा है लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट. यू आर मच मोर ओपन, देयर आर लेस डिसअपॉइंटमेंट्स. और अक्सर मैं देखती हूँ 9-10 साल की डेटिंग और 1 साल की शादी. या दिस इज वेरी कॉमन कि आप Very हाई common. स्कूल लवर्स थे और everybody glorified your relationship that you are the it couple, Yes. and after बिल्कुल. marriage you parted ways. Within 1 year. Yeah. कई केसेस मैंने 6-7 महीने में भी देखे हैं कि शादी ही नहीं चली. ऐसा क्यों? जब इतने साल तक साथ थे तो ये क्यों हुआ? एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा. अगर लड़के ने थोड़ा सा भी ऑफ द एक्सपेक्टेशन कुछ कर दिया, तुमने कि मेरे तुम लिए स्टैंड शादी नहीं से लिया, पहले तो कुछ और थे. तुम तो बिल्कुल पलट गए. आई हैव हर्ड दीज लाइन्स कि मानसी वो तो बिल्कुल ही फ्लिप हो गया. 10 साल की रिलेशनशिप पर 1 साल में फ्लिप हो गया. सो लव मैरिजेस लीड टू मोर डिवोर्सेस. Strange and surprising at the same time. It is. I was also very surprised. आपने एक बात कही नार्सिसिस्ट की, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही हम इसे अगर हाँ जी. साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहें, और उसके ट्रेट्स मैं आपसे जानूंगी, बट जितना मैंने बेसिक लेवल पे पढ़ा है, एक नार्सिसिस्ट और एक एम्पैथ की शादी हो जाती है, और फिर एक नार्सिसिस्ट के साथ शादी निभाना इज अ बिग टास्क. इट इज. नार्सिसिस्ट के साथ में कोई भी रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होती है. उनके सिम्टम्स होते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रैंडियोसिटी. ओके. मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ. और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार इस बंदे में है काबिलियत, बन जाएगा. देन एम्पैथी इज जीरो. एक्सट्रीमली सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड. अपने मतलब के लिए वो कहीं पे भी झूठ बोल सकते हैं. उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि उन्होंने झूठ बोल दिया. लास्ट ट्रेट उनका ये है, अगर आप कुछ बोलोगे कि मुझे ऐसा फील हुआ, इमीडिएटली तुम्हारी सोच में प्रॉब्लम है. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. यू आर द वन, राइट. और इनके साथ में रहते रहते रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि आप खुद को ही डाउट करने लग जाते हो. एम आई गुड इनफ? दैट्स द साइड इफेक्ट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद नार्सिसिस्ट. और आप मानोगे नहीं, इनकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक होती है कि आप दूर से भी कोई लड़की होगी ना, वो उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी. ऐसी पर्सनालिटी होती है इनकी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. बट ये बात सही है
एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल है। तो इतना जल्दी एम्पैथ्स इनसे अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज मैंने ऐसे बहुत से रिलेशनशिप देखे हैं जहाँ पे एक पार्टनर नार्सिसिस्ट है, एक एम्पैथ है, और सैडली अनफॉर्चुनेटली दे आर इन अ रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उसका ना एक रीज़न बहुत बड़ा ये भी हो सकता है, या मैं इसको रिफ्रेज कर रही हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, कई एम्पैथ ना उनको लगता है कि इसको मैं ठीक करूँगी, सेवियर सिंड्रोम। मैं क्योंकि एम्पैथी इतनी ज़्यादा होती है कि आप बाउंड्रीज ही भूल जाते हो। आपको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर ट्यूनिंग चेंज कर दूंगी और ये ठीक हो जाएगा। और उस ठीक करने के चक्कर में आप खराब हो जाते हो। आप खराब हो जाते हो। या तो एम्पैथ अक्सर एम्पैथ आर दे हैव वेरी हाई सेवियर सिंड्रोम, दे वांट टू हेल्प अदर्स एंड दे गेट सकम टू इट। तो सोल्यूशन ये है कि एम्पैथ थोड़ा सा नार्क बन जाए, जस्ट फॉर द फन ऑफ इट आई एम सेइंग इट। यस, बाउंड्री आपका काम नहीं है, आप बस उसको थेरेपीज के लिए भेजो, राइट? आप मानोगे नहीं, अगेन नार्सिसिस्ट को है ना ये एहसास दिलाना कि तुम नार्सिसिस्ट हो, वो ही एक इतना बड़ा टास्क है। वो तो रियलाइज ही नहीं करते, कर ले तो आपकी जीत है। एंड मैम आई हैव सीन कि नॉट जस्ट इन रोमांटिक रिलेशनशिप, एक नार्क आपके पेरेंट भी हो सकता है, आपका भाई बहन भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नार्क्स आर एवरीवेयर। दे आर एवरीवेयर, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। और आपको कुछ नहीं करना है। आपको कई बार मुझे बोलते हैं, मानसी क्या ऐसे सारे रिश्ते तोड़ दो? बिल्कुल भी नहीं, बाउंड्रीज बनाओ ना, सीखो कि कहाँ किस रिश्ते में अगर कोई नार्सिसिस्ट पेरेंट है, हैव बाउंड्रीज, डोंट शेयर एवरीथिंग विद देम। आप तो मान लीजिए किसी की मदर नार्सिसिस्ट है, आप तो जाओगे खुशी खुशी शेयर करने के, और उनके लिए तो आपके सारे अचीवमेंट्स यूजलेस हैं, तो वो तो आपको बार बार पुल डाउन करेंगे। बट फिर इस बच्चे की क्या गलती? बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्चे को बस समझना पड़ेगा दैट दिस इज हू माय मॉम इज, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी कि मैं सब कुछ बताना कम कर देता हूँ। आई थिंक वेयर पीपल गेट डिसअपॉइंटेड इज द बाउंड्रीज पार्ट, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है ना कुछ कनेक्शन में, और वहाँ पे वो बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते हैं। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अपने घर में सारे हर किस्म के इंसान को आने लगोगे तो घर की एनर्जीज खराब ही होंगी। तो हमने मल्टीपल एस्पेक्ट्स की बात की, हमने रिलेशनशिप को समझा, हमने मैरिज को समझा। कोई लास्ट मैसेज जो हमने मिस कर दिया हो, मैंने मिस कर दिया हो आपसे पूछना, और आप मेरी ऑडियंस को वो मैसेज देना चाहेंगी व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड मैरिज? चाहे रिलेशनशिप हो चाहे मैरिज हो, फर्स्ट हैव lot of love for yourself. Focus on your I as an individual. Second thing, enter into relationship to be a companion, not to repair the person, not to fix the person. दो companions हो, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हो, बस उतनी ही expectations रखनी है एक मैरिज से, या साथ में लाइफ बिल्ड करनी है, किसी को फिक्स नहीं करना है. That is not your work, right? And definitely keep prioritizing yourself, not like a narcissist, but keep doing things that makes you happy, your individual happy. A happy soul, happier you can have happier relationships. डेफिनेटली मैम, एंड आई एम श्योर कि आज का ये जो एपिसोड था, इसके बाद लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों एटलीस्ट, कि वो पहले खुद राइट पर्सन बने, जैसा आपने कहा, खुद राइट माइंडसेट में आए, एंड देन यू विल अट्रैक्ट who you are, as they say. Absolutely. Beautifully said. Yes. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपने कितना रिलेट किया, आपने खुद पर कितना काम किया है, कितना सेल्फ लव किया है, क्या आपने वो राइट एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की है, आपके क्या कुछ टिप्स हैं टू मेक अ रिलेशनशिप, टू मेक अ मैरिज हैप्पी एंड सक्सेसफुल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस साइको स्पिरिचुअल एपिसोड को जो हमने रिलेशनशिप पे किया, मैरिज पे किया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें भी अवेयर कीजिए, ताकि वो अपने पैटर्न्स को समझें, वो अपनी लाइफ में वो राइट एनर्जी अट्रैक्ट करें। और यही मेरा इंटेंशन है हर एपिसोड के थ्रू, कि मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर कुछ बहुत ही मीनिंगफुल और कुछ बहुत ही यूज़फुल लेकर आऊँ। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। हम मिलते हैं जल्द ही। नमस्ते।